अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इलेक्शन कब होंगे ये सवाल अपनी जगह, लेकिन इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो और सियासी जमातें, दीगर सियासी जमातें, वो तो खामोश हैं, मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन के हवाले से काफ़ी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं और जो हेडलाइंस बन रही हैं वो इलेक्शन नहीं बल्कि इस वक्त पार्टी शरीक चेयरमैन और पार्टी चेयरमैन के मुतज़ाद बयानात के हवाले से, जो एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं कहेंगे लेकिन पॉलिसीज़ यकीनन जो है वो मुख्तलिफ हैं। इस वक्त जो मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब एक बार फिर वो मुफाहमती अमल को आगे लेकर, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा उन्हें एतमाद है, इलेक्शन जो हल्का बंदियां हैं वो इलेक्शन कमीशन करे और उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। जबकि बिलावल भुट्टो बड़े जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि आईनी जो पाबंदी है 90 दिन की, इलेक्शन उसी के अंदर हो। और कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं घर के मामलात में जरदारी साहब की बात मानने का पाबंद हूं, लेकिन सियासी फैसलों में जो पार्टी कहेगी, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहेगी, मैं उसी का पाबंद हूं। तो यही हेडलाइंस बन रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, कल भी यही चीज़ देखी और आज भी हमने यही चीज़ देखी, इसी तरह के बयानात। और बिलखुसूस एक और जो चीज़ बिलावल भुट्टो ने कही कि इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह मौजूद है। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो तूफान इस वक्त नजर आ रहा है, क्या ये महज प्याली में तूफान है? शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब। देखें ना, इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन अगर नवंबर में नहीं होंगे तो जनवरी में हो जाएंगे, फरवरी में हो जाएंगे। और उन इलेक्शंस के लिए आपको एक नैरेटिव चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपकी एक मैस कैंपेन चाहिए। ये जितनी बातें हो रही हैं, जब इलेक्शन का माहौल आता है तो नंबर 1 फिर इस तरह की बातें होती हैं। नंबर 2, इस वक्त देखें ना, मैदान बिल्कुल साफ़ है। PMLN शायद वो जो मिड अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो फिर वो बिल्कुल इसी तरह से उनके इस्तकबाल भी होंगे और वो रोड्स पे भी आएंगे, वो मैस कैंपेन करेंगे। चेयरमैन PTI जेल के अंदर हैं, PTI अभी सड़कों पे आ नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो एक बड़ी राइटली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि चूंकि कोई मैस कैंपेन नहीं कर रही और कोई सियासी जमात उसके जलसे नहीं हो रहे, वो लोगों से नहीं मिल रहे, और महंगाई जो है वो तो ज़ाहिर है अवाम बड़े तंग हैं। कल जो आपने नोट किया और आज भी वो बात कर रहे थे, वो तो महंगाई को खुद कह रहे हैं कि जी हमारी जंग महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। दूसरी बात एक नहीं, और लेकिन पराचा साहब, अगर महंगाई की उन्होंने कल बात की तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि आप लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि आपको याद है PTI हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज बिलावल भुट्टो ने ही किया था और महंगाई को लेकर ही किया था। अब किस उसमें ये महंगाई की बात की जा रही है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत और ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई के ऊपर पाकिस्तान में महंगाई पहुंची है इन्हीं के दौर में। जी देखिए ना, हेडलाइन जो भी लगे, लेकिन जब कोई सियासी लीडर सड़कों पे आता है और वो फिर कराची से ठट्ठा से फिर बदीन से हैदराबाद, फिर वो मुल्तान आएंगे, फिर मुल्तान से लाहौर जाएंगे, यही मार्च होता है। और क्या मार्च होता है, उसको नाम कोई भी दे दें, उससे कोई पड़ता। जब आप डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं इन इशूज़ को कि महंगाई है, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि केयर टेकर कहीं चेयर टेकर ना बन जाए, तो और क्या बात होती है मार्च में? मार्च में यही बातें होती हैं। शायद उस लॉन्ग मार्च में इतने लोग नहीं थे जितने अब वो बदीन वाला मैं देख रहा था, बड़ा रश था। फिर साथ साथ वो लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, जो एक सही हमारी पॉलिटिक्स का है कि कहीं कोई डेथ हुई है उसके घर में फातह खानी के लिए जा रहे हैं। हैदराबाद में वो सरदार मौला बख्श चांडियो साहब के घर में गए। जो मैं बात आपसे पहले करना चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी के लोगों से अदरवाइज मिलें, तो वो भी दबे दबे लफ्ज़ों में इस बात का एतराफ़ करते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन उनको भी नज़र नहीं आ रहे। जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने बरमला कह दी कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन इनको भी नहीं नज़र आ रहे। और ये कहते भी हैं, प्राइवेटली उसका इजहार भी करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक नैरेटिव आपने बनाना है, आपको एक ग्राउंड मिल गया, आपको कोई कंपटीशन में नज़र नहीं आ रहा। ये नहीं हो रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में जलसा करें और कोई दूसरी सियासी जमात टुमारो जो है वो बावलपुर में जलसा कर ले, या डेरा गाजी खान में जलसा कर ले, या विहाड़ी में जलसा कर ले। अभी तो अकेले ही हैं, मियाँ साहब आएंगे, मियाँ
मियाँ साहब की टीम अपने जलसे तरतीब देगी, मियाँ साहब बाहर निकलेंगे। अगर वो फ़र्ज़ किया बिलफ़र्ज़ वो नहीं आ सकते, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर निकलेंगी या मियाँ शहबाज शरीफ बाहर निकलेंगे। फिलहाल ग्राउंड इज विद बिलावल भुट्टो जरदारी और वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड उनके साथ है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त हल्का बंदी से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है पीपल्स पार्टी में। फिर दूसरा, सिंध में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी बातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, MQM, GDA और जमीयत उलमा इस्लाम, इन सब के इत्तेहाद की। तो आगे चल के इस तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं पीपल्स पार्टी के लिए। अब सिंध की जब आप बात कर रहे हैं तो ये जितने भी इत्तेहाद बनाएं, JDA मिल जाए या कोई और मिल जाए, इनके पास बंदे कहाँ होंगे? इनके पास सक्खर में, इनके पास नवाबशाह में, इनके पास ठट्ठा में, इनके पास जैकबाबाद में, कश्मीर में बंदे कहाँ से आएंगे? गोटगी में बंदे कहाँ से आएंगे? बंदे तो सारे जो है वो आसिफ अली जरदारी ने घेर लिए। मुझे याद है अरबाब गुलाम रहीम साहब को PTI चेयरमैन ने भेजा था कि आप सिंध में जाकर PTI को एक उस्तवार करें एज अ सियासी जमात। वो अपना मुशीर भी बनाया था अरबाब गुलाम रहीम साहब को। वो किधर गया सारा अमल? ये अलाइंस पहले भी बनते रहते हैं सिंध में, जब भी इलेक्शन होता है ये सारी जमातें। GDA तो बजाते खुद एक अलाइंस है ना, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, वो बजाते खुद एक। अब GDA और MQM का आपस में बैठना, वो भी तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। सही। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही थी पीपल्स पार्टी के हलकों से, वो बड़ी शद्दोमत के साथ की जा रही है कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन सिंध के बिहाफ पे तो नहीं बनता फिर वजीर आजम। उसके लिए तो पंजाब को फतह करना होगा। पंजाब अगर फतह करते हैं तो फिर इस्लामाबाद में भी प्रेजेंस है, पंजाब में तो वहां पे गेम ही अलग है इस वक्त। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब की एट द मोमेंट कोई 155 सीटें हैं और जो पंजाब में मेजॉरिटी विन कर जाए वो मरकज़ को भी ले जाता है। बट व्हाट इफ़ के अगली डेवलपमेंट्स में पीपल्स पार्टी कुछ सीटें पंजाब से निकाल ले। बलूचिस्तान में तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, गो वहाँ पर नंबर थोड़े हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कल जब ये बात कर रहे थे कि अवाम जिसको वोट दें, चाहे वो PTI को भी वोट दें, अवाम का फैसला कबूल किया जाना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। अगर ये स्पिरिट हमारे सियासतदानों में, हमारे स्टेक होल्डर्स में हो तो फिर उसमें मसाइल कम रहने का ख़तरा होता है। मसलन RTS फिर फेल नहीं करना पड़ता, फिर शाम 7 बजे ये दावा नहीं करना पड़ता कि हम 2/3 मेजॉरिटी से जीत चुके हैं। लेकिन आपका सवाल अपनी जगह पे बरकरार है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वज़ीर आज़म का रही है। इलेक्शन से पहले सब लोग कहते हैं कि हमारी अक्सरियत है, लोग हमारे साथ हैं, हमारा मंशूर बिक रहा है, लोग हमारी आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट जो एक डेमोक्रेसी है, इलेक्शन हैं, जो स्पिरिट है वो यही है कि जिसको लोग वोट डालें वो वोट उसी के हिस्से में गिना जाए, उसी उम्मीदवार के हिस्से में आए और फिर जो लोगों के वोट से अक्सरियत हासिल करें उनको तस्लीम किया जाए। नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ये अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो एक दिन होना है पाकिस्तान में भी। और ये हल्का बंदियों की जो बात हुई, अब हल्का बंदियों के बाद ये इस बात का कभी इम्कान है कि लिटिगेशन के अंदर मामला जाएंगे, जिनको एतराज़ होगा वो कानूनी दरवाज़ा खटखटाएंगे और ये एक तवील, फिर लिटिगेशन का मामला जो है वो कितना तवील होता है नोबडी नोज़। इसमें तो कोई शक नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने तो पहले दिन कह दिया था कि जेलम की 2 की बजाय 1 सीटें हो रही हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसका मतलब है कि लिटिगेशन होगी। इलेक्शन कमीशन ने पहले 14 दिसंबर की बात की, फिर उन्होंने 30 नवंबर की बात की। मैं नाजरीन के रिफ़्रेशर के लिए ये तारीखें बता रहा हूँ, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले आ चुकी हैं। देखें ना, अगर तो हमने बतौर रियासत फ़ैसला करना है कि हम इलेक्शन के ज़रिए ही तब्दीली लाएंगे, इलेक्शन अपने करवा कर हमने अपने मसाइल का हल निकालना है, तो उस रियासत में
तीन जो इदारे हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, फिर वो लेजिस्लेचर तो अभी नहीं है, वो एग्जेक्टिव भी है। सबको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर लिटिगेशन हो जाती है तो उस लिटिगेशन को आप हेयरिंग करके जल्द भी उसकी समाअत करके आप डिस्पोज कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें वो ना कोई अदलिया पे डिक्टेट कर सकता है ना किसी और पे। एक जो इंस्टीट्यूशन है और या एक डॉक्यूमेंट है वो है आइन का। आइन के मुताबिक चलेंगे तो इन मसाइल का हल, आइन में हर मसले का हल लिखा हुआ है। अगर आइन से डिविएट करना है तो वो आपके एक्शन से नहीं, पहले इधर से होगा। अगर इधर आप क्लियर हैं कि फैसला कर लिया कि हम इलेक्शन के ज़रिए ही आगे बढ़ सकते हैं और हमारे मसाइल का हल इलेक्शन में है, कि जो हुकूमत आए सबको पता हो कि वो 5 साल का मैंडेट है, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, गैर यकीनी अब नहीं होगी, फिर दुनिया भी इंगेज करेगी और आपके अपने जो अंदर पैसा सरमाया अंदर रख के बैठे हुए हैं, सरमाया पैसे की आपने की बात की। इस वक्त ये बताइए कि जो अस्करी क़यादत और निगरा हुकूमत जो एक्शन ले रही है, जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं माफिया के खिलाफ, डॉलर माफिया के खिलाफ और कार्टेल माफिया के खिलाफ, ये तो मुंतखब हुकूमतों का काम था, ये उनकी जिम्मेदारियां थी। ये सिस्टम में इतने बड़े लूप होल्स मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि उसका बड़ा रैपिड असर भी देखा गया। यकीनन इसका रिलीफ भी पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। तो ये सियासी जमातों की नाकामियां हैं, मुत्तहिदा ये जो हुकूमतों की नाकामियां हैं जो इस वक्त हमारे सामने थी। आज FIA एक्शन ले रही है तो FIA तो बतौर इदारा पहले क्यों नहीं ले सकती थी? आज अगर वापडा वाले एक्शन ले रहे हैं तो पहले वापडा वाले क्यों नहीं ले सकते थे? अगर आज स्मगलर्स के खिलाफ बॉर्डर्स पर एक्शन लिए जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं लिए जा सकते थे? सवालात तो ये बनते हैं। मसलन वापडा एक इदारा है, वापडा की अगर बिजली चोरी हो रही है, वो बता रहे हैं कि सखर में इतने % चोरी होती है, कराची में इतने %। भाई एक्शन भी तो आपने लेना है। आज अगर आप जाकर कुंडे उतरवा रहे हैं तो क्या एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी सियासतदान तबादला करा देते हैं? तो इदारे में जब आप इदारे में सर्विस के लिए आते हैं तो आप अंडरटेक करते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस इदारे के दफातर होंगे आप वहाँ सर्व करेंगे। तो फिर आपका इंटरेस्ट होता है कि आप एक ही जगह रहना चाहते हैं 3 साल, फिर 6 साल, फिर 9 साल। आखिर क्या वजह है कि जो लाहौर में बैठे हैं वो 10-10 साल बैठे हैं? सही। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अभी जी मतलब ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह जो है इन्होंने तबाह किया, सियासी मदाखलत ने सियासी इदारों को तबाह किया। इससे उल्ट बात कर रहा हूं मैं इससे उल्ट बात कर रहा हूं कि अगर वापडा वाले आज एक्शन ले रहे हैं तो पहले क्यों नहीं ले सकते थे? FIA वाले पहले एक्शन आज ले रहे हैं तो पहले क्यों नहीं एक्शन ले सकते थे? इनका अपना इंटरेस्ट होता है, इन्होंने लाहौर में सर्व करना है, इन्होंने इस्लामाबाद में सर्व करना है, ये क्यों नहीं जाते बाकी जगहों पे? बाकी जगहों पे जाने में वो भी तो पाकिस्तान के इलाके, जब आप अंडरटेक करते हैं राइटिंग में, जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं कि हम कहीं भी पाकिस्तान में डिप्लॉय किए जा सकते हैं, तो इंटरेस्ट सिर्फ ये मलबा सियासतदानों पर डाल देना कि सियासतदान रुकावट हैं। अब भी तो आप काम कर रहे हैं, आप पहले ये काम कर लें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की मजमूई इस वक्त जो सवाल है और आगे इलेक्शन को किस तरह और उसके तनाजुर में पूरे पाकिस्तान को, रियासत को किस तरह से देखा जा रहा है, इसके ऊपर हम हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ा देते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड जो है जो करप्ट माफिया है उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, जो डॉलर माफिया उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। क्रैकडाउन, बिजली चोरी करने वाले और बिजली के बिल ना अदा करने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं उनके खिलाफ एक ऑपरेशन, और इसके अलावा जो चीनी में इसके स्कैंडल्स हैं उसमें जो मुलव्विस लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। बात यह है कि इस वक्त ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं की गई, ये मुंतखब हुकूमत के अदवार में क्यों नहीं हुई? ये इस वक्त जो निगरां हुकूमत है और अस्करी क़यादत
उन्होंने बड़े कमिटमेंट अपना शो किया, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी ताकि ये माफियाज इस काबिल ही नहीं होते। मुजम्मिल असलम माहिर मुआशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिर्फ एक अगर मैं बताऊं कि हुंडी हवाला के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है तो 722 इस वक्त करेंसी डीलर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि हुंडी हवाला का कारोबार करने में मुलव्विस हैं। पंजाब से 222, खैबर पख्तूनख्वा से 183, सिंध से 176 और बलूचिस्तान से 104। इसके अलावा 2 अरब 81 करोड़ का सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर सालाना ईरानी तेल पाकिस्तान के अंदर स्मगल होता है। आपकी मईशत को तकरीबन 60 अरब रुपए का नुकसान है इससे। ये सारी चीजें आपके भी इल्म में होंगी, क्यों हमारी मुंतखब हुकूमतों की नाक के नीचे ये सारी चीजें होती रहीं और इनसे निपटा नहीं गया? मुजम्मिल साहब देखिए, सबसे पहले तो इमरान, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे मुल्क में जो हुकूमती निज़ाम है ना, वो एक अजीब किस्म का निज़ाम है। मुझे लगता है कि इस निज़ाम को थोड़ा सा बेहतर करना होगा, क्योंकि निज़ाम की वजह से जो है ना बहुत से लूप होल है। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। एक हमारी वफाकी हुकूमत है, फिर उसके नीचे 4 सूबाई हुकूमतें हैं। 4 सूबाई हुकूमतों के पास अपना वजारत दाखिला है, ठीक है ना। फिर जो सूबों के आपस में बॉर्डर लगते हैं और एक मुल्क के बॉर्डर लगते हैं, ठीक है ना। एक यानी कि सही पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लग रहा है, एक सिंध का बलूचिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अब जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो वफाकी हुकूमत के नीचे आता है, हालांकि वो है सूबे का बॉर्डर, और जो आपस में सूबों के बॉर्डर है वो जो है सूबाई हुकूमतों के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब स्मगलिंग कैसे होती है? पंजाब का गंदम जो है या आटा जो है या पंजाब की चीनी जो है वो निकलती है साउथ पंजाब के बॉर्डर से निकलती है, सिंध से निकलती है बलूचिस्तान। पहले ये अंदर के 3 बॉर्डर पार करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना वो वफाकी बॉर्डर जो हमारे मुल्क का बॉर्डर है वहां से जो है फिर अलग सेटिंग होती है। तो आप किस पे इल्जाम डालेंगे? मुझे एक बात बताएं ना, कि जब पंजाब से पहली दफा माल निकला था वहां वाले को डालेंगे इल्जाम, या जब मुल्क से बाहर निकल रहा है? तो ये इस सिस्टम का फायदा उठाया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक दफा मैं सिंगापुर से मलेशिया बॉर्डर पार किया, यानी कि वो बाय रोड जो है ना सिंगापुर से 15-40 मिनट में मलेशिया आ जाता है। तो मलेशिया में पेट्रोल सस्ता है और सिंगापुर में पेट्रोल महंगा है। तो मलेशिया से लोग क्या करते, पहले सिंगापुर से क्या करते थे लोग, मलेशिया अपनी गाड़ी ले जाते थे, वहां से टैंक फुल करा कर आ जाते थे, ठीक है, जाती तौर पे। जब सिंगापुर हुकूमत के ये नॉलेज में आई चीज, उन्होंने एक कानून बना दिया। उन्होंने कहा कि जब आप सिंगापुर से बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना मलेशिया के लिए, तो आपका टैंक 3/4 फुल होना चाहिए। अच्छा, यानी ये ना हो कि आप पेट्रोल जो है ना सिंगापुर में खत्म करके मलेशिया से भरवा के वापस आ जाए तो सिंगापुर को टैक्स का नुकसान ना हो। इसी तरीके से अंडे क्या चीज होती है इमरान? अंडे जो है सिंगापुर में महंगे थे, मलेशिया में सस्ते थे, क्योंकि सिंगापुर में टैक्स था। अगर कोई गाड़ी मलेशिया से अपने खाने पीने का सामान सिर्फ अपने घर के लिए, मैं ये नहीं बात कर रहा कि वो ट्रकों में ला रही है, कमर्शियल वो नहीं होगा, ठीक है, हाँ, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए अगर 1 दर्जन से ज्यादा उस गाड़ी में अंडे निकल जाए या कोई चीज निकल जाए, वो वहीं तोड़ देते हैं उसको और जब्त कर लेते हैं। तो ये बनती है इस तरह कौम के जो है जैसे कहते हैं वसाइल प्रोटेक्ट होते हैं, टैक्स पेयर है, और आप जो है इलीगल चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी एक तो ये सर, एक तो ये थानों की जंग हो गई, थानों का मामला हो गया, ज़ाहिर के सरहदें उसमें। व्हाट अबाउट दिस हुंडी हवाला? एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जो है वो फैटफ के अंदर से बड़ी मुश्किल से निकला है और अभी भी वॉच लिस्ट में है, और ये तकरीबन 260-70 या 722 के करीब हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले, ये तो खींच के ले जा रहे हैं पाकिस्तान को उसी जगह पे जहां से हम निकले फैटफ के अंदर से। उसमें सबसे पहले कसूरवार देखें आप, जो है ना हुंडी हवाला तो एक जरिया हो गया ना। हुंडी हवाला हो क्यों रहा है? हुंडी हवाला इसलिए हो रहा है कि टैक्स आर्बिट्राज है, बहुत बड़ी रकम। आपने एक प्रोडक्ट का नाम लिया ईरानी पेट्रोल, ठीक है ना। आज अगर पेट्रोल जो मैं और आप कराची से खरीदते हैं उस पे जो है लगभग 100 रुपए का टैक्स है, 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी है और तकरीबन 30-40 रुपए कस्टम ड्यूटी, ये वो लट्टम पट्टम और चीजें, ठीक है ना। 100 रुपए का फर्क आ गया ना। सही। अब वो 100 रुपए जो है अगर कोई कहता है कि मैं बॉर्डर पार करा के पेट्रोल ले आता हूँ, तो वो 100 रुपए फी लीटर की बचत है। तो बचत किस चीज की है? वो टैक्स आर्बिट्राज की।
अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि अगर आप अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते, आप जो है टैक्स कम से कम चार्ज करें, इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, किसी को स्मगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्मगल गुड और इम्पोर्टेड गुड की प्राइस में फर्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है। स्मगलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर जरूरत होती है, क्योंकि आलमी तिजारत हो रही है ना दो मुल्कों के दरमियान। तो आपका रुपया थोड़ी लेगा, वो तो कहेगा भाई पेट्रोल दे रहा हूँ, डॉलर दे मुझे भाई, ठीक है ना। तो ये जो हमारी जो इसमें मैं एक हमेशा से कहता रहा हूँ कि पॉलिसी साजी का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप एक इस्लामाबाद में क्यू ब्लॉक के बोर्ड रूम में बैठ के ऐलान कर दें मैंने 50-60 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे ये लगा दूंगा, 25% सेल्स टैक्स लगा दूंगा, 15% कस्टम ड्यूटी लगा दूंगा, एडिशनल ड्यूटी इतनी लगा दूंगा, वो जो लोग ये बचा के काम करने वाले उनके लिए ईद हो जाती है, क्योंकि उनको पता है हमारे बॉर्डर तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो आपको पॉलिसी प्लस बॉर्डर इन दोनों को आप कंट्रोल करने, डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इस वक्त बॉर्डर पे तो कंट्रोल और साथ साथ पॉलिसी के हवाले से भी बात करें जरा। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी, उसका एपेक्स इजलास और बहुत ज्यादा फोकस किया है। मुजम्मिल, हमेशा से हमारे यहाँ जो रहा ना, जो सबसे बड़ा मसला डॉलर का है, हमें डॉलर कमाने, लेकिन जो फोकियत दी जाती रही वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से कि एक्सपोर्ट आप बढ़ा दें, डॉलर्स आ जाएंगे, फिर रेमिटेंसेस जो इनके ऊपर बहुत फोकस किया गया। जो पिछले डेकेड्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके FDIs की शक्ल में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो अब ये अब आप क्या कहेंगे, SIFC जो है इसका बड़ा फोकस है पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, आप कितने होपफुल हैं इससे? उसमें हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, दो है। एक, हमारी करेंसी बहुत ज्यादा अनसर्टन है, बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा, इवन आपको भी अगर आज पता लग जाए अगर आपके पास डॉलर में रकम है तो वो पाकिस्तान आप सोचेंगे सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि आप लाएंगे डॉलर 150 रुपए में आपने खुला कराया होगा, एक साल बाद वो 300 रुपए हो जाए तो आपकी रकम तो आधी हो गई, सही, ठीक है ना। तो जब तक आपकी करेंसी के अंदर सर्टेनिटी नहीं आएगी, पहला तो मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि आपके मुल्क में जो है ना, एक तो टैक्सेस, हम फॉरेन इन्वेस्टर को टैक्सेस तो लॉलीपॉप देके ले आते हैं, आपको टैक्स फ्री हमने कर दिया, जैसे हमने पावर प्लांट की मिसाल ले लें कि हमने उनको टैक्स कंसेशन तो दे दिए, लेकिन जब वो अपना नफा बाहर लेके जाने जाते हैं तो आप उनको कैपिटल कंट्रोल होता है, स्टेट बैंक पैसे नहीं बाहर लेके जाने देता, अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं हम तो ट्रैप में आ गए। अभी ये सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, कल से एक्सप्रेस ट्रिब्यून और इन्होंने ही स्टोरी की है, और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने यही बात बोली है कि यहाँ से हमारे सरमायाकारों को अपना प्रॉफिट ले जाने में प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे कितनी विंडोज हैं, एक कारोबार खोलने के लिए 10 जगहों से इजाजत लेनी होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अलग लेनी होती है, वफाकी हुकूमत से अलग लेनी होती है। तो इतने हर्डल्स हैं कि कोई कहे कि भाई मेरी तौबा मैं नहीं काम करता, या ट्रेडिंग कर लो, वहां से बाहर एक्सपोर्ट करके भेज दो, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगानी। ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम। इस वक्त पाकिस्तान में जो हमें कलीदी मसाइल का सामना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ पा रही, क्या वजूहत हैं जिनको हल करना, और उसमें सरफहरिस्त सबसे पहले जो है आपकी करेंसी स्टेबिलिटी, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होगा तो बैरूनी सरमायाकारों का भी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद होगा। मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक इंतहाई अहम तरीन मसला आपके साथ शेयर करेंगे और वो है पाकिस्तान में कम उम्री की शादी, जिससे हम देखते हैं कि कम उम्री की शादी से बच्चों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो सलब हो जाते हैं, चाहे वो उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से हों। गो के कायदे-ए-आज़म ने 1929 में चाइल्ड मैरिज रोकथाम का बिल मंजूर किया था। मुल्क में कानून मौजूद है, मुख्तलिफ अशकाल में मुख्तलिफ तरामीम के साथ कानून मौजूद है, लेकिन उसमें अमल दरामद नापैद है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और मजीद इसके ऊपर क्या काम किया जाना चाहिए, किसकी ज़रूरत है। स्टूडियो मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब, समाजी कारकुन हैं, माहिर कानून हैं। आपका बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि कानून कहते हैं कि मौजूद है, लेकिन फिर भी अमल दरामद इसके ऊपर नापैद है, क्यों? बिल्कुल जी, कानून बड़ा प्रोग्रेसिव कानून है और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने छठे 6 मुल्कों में आलमी मुआहिदा बराए हुकूक अतफाल
1989 में दस्तखत किया और 1990 में रेटिफाई किया। और फिर 2013 में कम उम्र की शादियों की ममानियत का कानून बनाया, जिसमें उम्र का तयन 18 साल रख दिया। मगर उसके अंदर बुनियादी जो सुकम रह गया वो ये है गया कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल में देते हैं, जब हम जायदाद की तरसील 18 साल में देते हैं, तो हमने शनाख्ती कार्ड की बुनियादी शर्त से इस कानून को महरूम रखा कि बहुत सारी शादियां आपने देखा होगा जैसे कोर्ट मैरिज का नाम दिया था, सिटी कोर्ट के अतराफ हो रही होती हैं, बिना किसी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर ही निकाहनामे बन रहे होते हैं और वो निकाहनामे एग्जीक्यूट भी हो रहे होते हैं। तो जब तक हम 1962 में आए हुए निकाहनामे और 1974 में आए हुए शनाख्ती कार्ड को हम मांग नहीं करेंगे, हम कम उम्री की शादियों को नहीं रोक सकते। और इसके रुझान दो चीज़ें एक तो आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर निकाहनामे के वक्त में जो है शनाख्ती कार्ड लाजमी हो या बेफॉर्म वगैरह, जिससे उसकी एज आइडेंटिफाई हो। लेकिन जरा नादरा के ऑफिस के बाहर जाके देखें ना, कितने लोग ऐसे हैं जिनके फॉर एनी रीजन शनाख्ती कार्ड नहीं बन पा रहे। अब अगर उसके ऊपर आप कदम लगाते हैं तो कितना पाकिस्तानी लड़कियां बेचारी बच्चे बगैर शादी के रह जाएंगे, कि वो क्रॉस भी कर चुके हैं। 30% पाकिस्तानी अवाम के बच्चे जो हैं उनके पैदाशी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो आलमी मुआहदा बराए हुकूक अतफाल का आर्टिकल 7 कहता है कि हर बच्चे का शनाख्त बुनियादी हक है। जब तक हम ये यूसी की फीसें और ये रेड टेपिज्म खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने बच्चों को शनाख्त का हक नहीं दे रहे। जब शनाख्त का हक नहीं दे रहे तो उसका कौमी शनाख्ती कार्ड से उसके बैंक अकाउंट नहीं हो रहा, तो फिर कैसे माशी खुद मुख्तारी का ख्वाब जो है कायद आज़म का पूरा होगा। तो ये तमाम चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ हुकूमत को हंगामी तौर पर एक तो फीसेस तमाम ख़त्म करनी चाहिए, पासपोर्ट की, इन सब चीज़ों की, ये सर्विस हैं, इनकी ख़त्म करें ताकि अवाम को और नादरा को जिस तरह कमर्शियल इदारा बना दिया उसको सोशल इदारा बनाएं। ठीक है, वो ज़ाहिर है कि रेवेन्यू के लिए और ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं ना। एक चीज़ और कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जनाब वो निकाह जो है उसमें मसला नहीं है, लेकिन शादी रुखसती में मसला है, वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, निकाह हो सकता है। इसकी क्या लॉजिक है? ये वो चीज़ें हैं जो जागीरदाराना निज़ाम, जो असेंबलियों में बैठे हुए जागीरदार जब कानून बनाता है तो वो अपनी सहूलत के लिए हर कानून के अंदर एक घर रख लेता है। आप देखें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो या कोई भी पाकिस्तान में कानून हो, उसके अंदर एक ऐसा खाना रखा होता है जिसमें रिलीफ मिल जाता है। ये वही खाना है कि भाई निकाह का इंस्टीट्यूशन तो रहेगा लेकिन वो जो रुखसती है वो नहीं होगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एक लॉजिकल तौर पे? मतलब आपने किसी बच्ची की अंडर एज आपने शादी कर दी, निकाह कर दिया, तो फिर तो एक बहुत बड़ा सोशल उसके ऊपर एक दबाव होता है कि वो बेशक वो 14 साल की उम्र में निकाह हो, लेकिन रुखसती 18 साल में, इस 4 साल के अंदर वो उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो दबाव होता है कम उम्र की शादियों करने वाले पैसे वाले मालदार लोगों का, कि जिन्होंने पैसा खर्च किया है, वो तो एक दिन नहीं किसी को रहने देंगे। तो यही सबसे बड़ा इसमें है कि हम कानून साजी, हमारे बदकिस्मती से ना उसकी डिबेट मीडिया पे होती है, ना उसकी डिबेट जो है आपने देखा है वहाँ सिविल सोसाइटी से होती है, बल्कि ये कानून जो है अब आपने देखा हुकूमत ने जाते जाते 51 कवानीन ऐसे बलडोज़र की तरह कर दिए कि जैसे हम भेड़ बकरियों की तरह हैं और हम सब उसको फॉलो करेंगे। ये कोई इसमें कानून साजी, पॉलिसी साजी ना सूबाई सतह पर ना फेडरल सतह पर, इन दोनों जी बात हुई है, डिबेट हुई है, कभी कभी बात होती है इन चीज़ों पे। और मैं समझता हूँ क्योंकि बच्चों के वोट नहीं होते, इसलिए बच्चों के मामलात को पाकिस्तान में नहीं, हम इसको इस तरह से लें कि बच्चों की शनाख्त नहीं है, शनाख्त से महरूम बच्चे, ये कहे ना। जैसे हम जो टैक्स अदा ना करते हैं, जो टैक्स इवेजन करते हैं, उनको हम जब तक चोरों का दर्जा ना देंगे मसला हल नहीं होगा। तो ये भी वो कह लें कि ये शनाख्त नहीं है इन बच्चों। और साहिर लुधियानवी ने कहा था ना कि तुम में हिम्मत है ज़माने से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहीं शादी कर दो। पाकिस्तान को एक तयन करना होगा कि आया हमने अवाम को हुकूक देने हैं या नहीं देने। आधा तीतर आधा बटेर, अभी मुल्क आगे चलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा। तो हमें तयन करना पड़ेगा कि आया हमने जो कम उम्री की शादियां करने वाले हैं उनको सजाएं देनी है। मैं खुद हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, मैं कोर्ट में देखता हूँ कि ये नाकाबिले सुलह जुर्म है, ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, फिर भी अदालत के अंदर सुलहनामे दाखिल हो रहे होते हैं, जजेज उन सुलहनामों को कबूल करते हैं। सर चाय की प्याली के ऊपर बैठ के सुलह हो जाती है, कैसे भी मसाइल हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम अफसोस से कहते हैं कि आज भी जो क्रूलिटी ऑफ द चिल्ड्रन है, यानी 328A जो पाकिस्तान पीनल कोड का है, वो काबिल सुलह है कि मारो पीटो जुल्म करो बच्चों को, सुलह कर लो बैठ के। तो ये हमें तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चों की खेलने कूदने की जो उम्र है, हमारे बच्चों की तालीम की उम्र है, आज 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों से बाहर क्यों है? क्योंकि उसमें जो आपकी 62 फीमेल हैं, वो तो उनकी शादियां ही आप जल्दी कर देते हैं, तो फिर वो पढ़ेंगी कैसे? और जब पढ़ेंगे नहीं तो मुल्क आगे तरक्की किस तरह करेगा? तो यही वजह है कि आज आप देख लें हंगामी बुनियाद पे क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पे कौमी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की
नेशनल लेवल पे भी पॉलिसी बननी चाहिए और सूबाई सतह पर भी। जबकि गो के पाकिस्तान ऑलरेडी सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल लॉज के सिग्नेटरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा। ना तो कौमी सतह पर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई है, ना तो सूबाई सतह पर, ना तो कौमी सतह पर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बच्चों का, ना तो सूबाई सतह पर बच्चों का नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। और वजारत भी आप देखें कि समाजी बहबूद या वुमेन डेवलपमेंट की ऐसी वजारत दी गई है, वुमेन डेवलपमेंट और यहाँ बच्चों की जो जिसको वसाइल ही नहीं दिए जाते। और ज्यादातर केसेस जो हैं वो अगवा के अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं। देखें बिल्कुल, और जितनी भी कम उम्र की शादियां हो रही हैं उसमें हमारे पास सेक्शन की कमी की वजह से मिसिंग बच्चियों की आपने देखा 365 बी की FIR कटती है और गोलियां चल जाती हैं अदालत के अंदर। जब तक हम इस रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान की जो 45% बच्चे हैं जो अंडर 15 हैं उनको आगे लेके नहीं चलेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान दुनिया में आने वाले चैलेंजेस से नबार्द आज़मा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त करनी चाहिए, जो कानून साजी जो वक्त का तकाजा है। ये वो बच्चे हैं जिनकी शनाख्त नहीं है, हमें शनाख्त देनी है। निकाह नामे के वक्त कंपलसरी करें ID कार्ड, और ID कार्ड अगर नहीं है तो कम अज़ कम बे फॉर्म ज़रूर हो, ताकि उनकी उम्र का सही तयन हो सके और इस अफरेज से हम छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।